सो गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज हमने पिछली क्लास में फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, नेशनल इनकम। तो हमने डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स भी पढ़ लिया था। हमने ये भी पढ़ लिया था फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है। हमने ये भी पढ़ लिया था डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है वो देश का जोग्राफिकल हिस्सा जहाँ पर इंसान, पैसा और सामान फ्रीली आ जा सकता है। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो गाइज हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंट। देखिए गाइज, नॉर्मल रेजिडेंट कहते हैं कोई भी वो इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो जिस कंट्री में सिचुएटेड है और वहीं पर कमाता खाता है और उसे 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, उसे उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट मान लिया जाता है। इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब होता है कोई भी वो इंसान या इंस्टीट्यूशन जो जिस कंट्री में रहता है एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और वो कमाता भी वहीं पर है, उसे वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट मान लिया जाता है। इट इंक्लूड्स बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन। ये याद रखिएगा कि रेजिडेंट और सिटीजन का जो कॉन्सेप्ट है दोनों अलग अलग हैं। ज़रूरी नहीं कि जो इंडिया का सिटीजन होगा वो ही इंडिया का रेजिडेंट बनेगा। जो बाहर से फॉरेनर यहाँ इंडिया में आके काम करते हैं वो भी इंडिया के रेजिडेंट मान लिए जाते हैं बशर्त 1 साल से ज़्यादा हो गया हो। ओके, अब सवाल है इसमें कौन लोग नहीं आते। सबसे पहला फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। कितने लोग भारत घूमने के लिए आते हैं? ताजमहल, रेड फोर्ट, कितने ऐसे एरियाज हैं इंडिया के अंदर जहाँ लोग बाहर से दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। हु विजिट अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी एटसेट्रा। कितने लोग ऐसे हैं जो लोग घूमने के लिए आते हैं, इलाज करवाने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाते, क्योंकि गाइज नॉर्मली वो लोग 1 साल से कम ही रुकते हैं। अगर वो 1 साल से ज़्यादा रुक जाएं तो वो इंडिया के रेजिडेंट मान लिए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। गाइज हमने एम्बेसीज पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो जो एम्बेसीज का फॉरेन स्टाफ है, मतलब अगर कोई चाइनीज़ एम्बेसी है इंडिया में, तो जो चाइनीज़ वहाँ काम कर रहे हैं वो वहाँ के ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स कहते हैं वो लोग जो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी कंट्री में, एंड मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज, मिलिट्री के लोग ऑफ अ फॉरेन कंट्री, दूसरे मुल्क के, लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री। मतलब जितनी भी एम्बेसीज होती हैं उनका जो फॉरेन स्टाफ है, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उनके जो मिलिट्री के लोग हैं, वो अगर इंडिया में सिचुएटेड हैं तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। सिमिलरली हमारी जो वहाँ है वो वहाँ के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, हमारे यहाँ के माने जाएंगे। थर्ड, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे कि UNO, WHO। अब WHO, UNO इंडिया में इनकी ब्रांचेज हैं, तो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो भी इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानी जाएंगी। तो तीसरी चीज़ जो नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आती वो क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब तक हमने 3 ऐसे लोग या इंस्टीट्यूशन पढ़े हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाते। सबसे पहला हमने पढ़ा फॉरेन टूरिस्ट, जो घूमने के लिए आते हैं, जो लोग इलाज के लिए आते हैं बाहर से, या जो लोग पढ़ने के लिए आते हैं। सेकंड हमने पढ़ा जो एम्बेसीज में फॉरेन स्टाफ है, जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमैट्स हैं या मेंबर हैं आर्म फोर्सेस के, वो भी नहीं आते। तीसरा हमने पढ़ा जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। फोर्थ, एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, जो लोग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। हाँ, बशर्त 1 साल से ज़्यादा ना हुआ हो। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया उन लोगों को काम करते हुए, फिर वो इंडिया के ही रेजिडेंट मान लिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अमेरिकन काम करता है इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, वो अमेरिका का रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन अगर वो 1 साल से ज़्यादा हो गया उसको काम करते हुए, फिर वो इंडिया का रेजिडेंट मान लिया जाएगा। फिफ्थ और लास्ट, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स। क्रू मेंबर मतलब गाइस जो लोग शिप पे आते हैं, तो जो कैप्टन हो गया और भी जो लोग होते हैं। कमर्शियल ट्रैवलर्स, जो लोग बिजनेस पर्पसेस के लिए आते हैं। एंड सीजनल वर्कर्स, और जो दूसरे मुल्कों से सीजनल वर्कर यहाँ काम करने आते हैं। प्रोवाइडेड देयर स्टेज लेस देन अ ईयर। यहाँ पे भी वही बात है, बशर्त उन्हें 1 साल से ज़्यादा ना हुआ हो।
तो हमने 5 ऐसे पॉइंट पढ़े जो नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आते। ओके, अब एक नोट है गाइस कि एक एक्सेप्शनल केस है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बॉर्डर पे रहते हैं और वो लोग सुबह से शाम तक काम करने के लिए जाते हैं दूसरे मुल्क में बॉर्डर क्रॉस करके, तो गाइस और डेली बेसिस पे जाते हैं, तो गाइस ऐसे लोग उस कंट्री के रेजिडेंट माने जाते हैं जहां पर वो रहते हैं, ना कि जहां वो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल बॉर्डर पर कितने इंडियंस हैं जो लोग नेपाल जाते हैं क्रॉस करके बॉर्डर सुबह को, ओके, और शाम को वापस आ जाते हैं, तो वो इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे, ना कि नेपाल के। अब जैसे आपने द हीरो मूवी देखी होगी, उसके अंदर सनी देओल मिशन पे जाता है कश्मीर, तो वहाँ पर प्रीति जिंटा और उसकी फैमिली, वो लोग सुबह से कश्मीर जाते हैं पाकिस्तान में और शाम को वापस एंटर कर जाते हैं, तो वो इंडिया के रेजिडेंट माने जाते हैं, ना कि पाकिस्तान के। सो गाइज, हमने ये तो जान लिया कि डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब होता है और नॉर्मल रेजिडेंट का क्या मतलब होता है। अब ये समझते हैं कि ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हमने सीखे, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये यूज़ कहाँ आते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम। द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी हेल्प्स टू एस्टिमेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। के देखिए, ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट होता है बेटे, ये इस्तेमाल किया जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है जितना भी सामान या सर्विस बनाई जाती है, प्रोड्यूस की जाती है इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, अब भले ही चाहे वो रेजिडेंट ने करी हो चाहे नॉन रेजिडेंट ने। अब जानोगे कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्यों एसरटेन किया जाता है, क्योंकि गाइस द मनी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम, ताकि ये निकाला जा सके कि हिंदुस्तान की डोमेस्टिक इनकम कितनी है। तो इसका मतलब आसान भाषा में हम ये भी कह सकते हैं, जो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है ये यूज किया जाता है डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए। ओके, सेकेंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट हेल्प टू एस्टिमेट नेशनल प्रोडक्ट। ये जो नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट है ये मदद करता है नेशनल प्रोडक्ट निकालने में। नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है जितना भी सामान या सर्विस प्रोड्यूस की जाती है एक साल में रेजिडेंट द्वारा, भले ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या उससे बाहर। अब आप कहोगे इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है गाइस, क्योंकि द मनी वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्ट is known as national income. So guys, finally वो टाइम आ गया जब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। तो चलिए पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स इन एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब नेशनल इनकम का मतलब होता है जितना भी सामान, जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है एक हिंदुस्तान के रेजिडेंट द्वारा, क्या जितना भी सामान, जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम पढ़ के आए हैं और नॉर्मल रेजिडेंट हम पढ़ के आए हैं, तो जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाया जाता है एक कंट्री के रेजिडेंट द्वारा एक साल के अंदर, अगर उसको ही मनी की टर्म में एस्टिमेट कर लिया जाए तो उसे ही क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम। बहुत आसान, हिंदुस्तान के रेजिडेंट द्वारा एक साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है जो उसकी मनी वैल्यू होती है उसे ही क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम। ओके, अब ये नेशनल इनकम दो तरह की हो सकती है, इसको दो तरीके से निकाला जाता है, नॉमिनल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम। जब हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइजेज, जब हम क्या करते हैं, जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं करंट ईयर प्राइजेस को ध्यान में रखते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 2020 की नेशनल इनकम निकालें तो हम 2020 की ही लेंगे क्वांटिटी और 2020 के ही लेंगे प्राइस, उसे तो कहा जाता है नॉमिनल नेशनल इनकम या फिर नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइसेस। क्या? जब हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं जिस साल की क्वांटिटी लेते हैं उसी साल के प्राइसेस के बेसिस पर, उसे तो कहा जाता है नॉमिनल नेशनल इनकम। और जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं
क्वांटिटी तो करंट ईयर की लेते हैं, लेकिन हम प्राइसेस लेते हैं बेस ईयर के, उसे कहा जाता है रियल नेशनल इनकम और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। क्या? जब हम क्वांटिटी तो लेते हैं करंट ईयर की और प्राइसेस लेते हैं बेस ईयर के, उसे क्या कहा जाता है? रियल नेशनल इनकम या फिर नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो गाइस मेन बात क्या थी? मेन बात यह थी जब हम करंट ईयर के प्राइसेस लेते हैं और करंट ईयर की क्वांटिटी लेते हैं तो निकलती है नॉमिनल नेशनल इनकम, और जब हम बेस ईयर के प्राइसेस लेते हैं और करंट ईयर की क्वांटिटी लेते हैं तो क्या निकलती है? रियल नेशनल इनकम। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंडेक्स नंबर में पढ़ा था करंट ईयर के प्राइसेस P1 और करंट ईयर की क्वांटिटी Q1, तो हम कह सकते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम होती है P1 Q1, और बेस ईयर के प्राइसेस और करंट ईयर की क्वांटिटी तो हम कह सकते हैं रियल नेशनल इनकम होती है P0 Q1। सो गाइस हमारा आज का लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रियल नेशनल इनकम एंड नॉमिनल नेशनल इनकम। हमने ये तो जान लिया इन दोनों का मतलब क्या होता है, तो आ जाओ ये भी पढ़ लेते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड, तो इसीलिए हमने इसे वेरी इंपॉर्टेंट बताया। ओके तो चलिए सबसे पहला डिफरेंस है मीनिंग। तो हमें पता ही है जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं, जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइसेस, उसे तो क्या कहा जाता है? नॉमिनल नेशनल इनकम। इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइसेस। जब गाइस हम क्या करते हैं, जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं करंट ईयर के प्राइस को ध्यान में रखते हुए, उसे तो क्या कहा जाता है? नॉमिनल नेशनल इनकम। जबकि इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइसेस। जबकि जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं बेस ईयर को ध्यान में रखते हुए, उसे क्या कहा जाता है? रियल नेशनल इनकम। तो सबसे पहला डिफरेंस है इन दोनों का मीनिंग। सेकंड, कॉज ऑफ चेंज, इनमें बदलाव कब आता है? देखिए गाइस जो नॉमिनल नेशनल इनकम है उसका फॉर्मूला क्या है? P1 Q1 प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ओके तो अगर नॉमिनल नेशनल इनकम में चेंज आना है तो दोनों की वजह से आ सकता है, अगर प्राइस चेंज हुए तब भी और अगर क्वांटिटी चेंज हुई तब भी। क्यों? क्योंकि नॉमिनल नेशनल इनकम के अंदर हम क्या करते हैं, हम उसी साल के प्राइस लेते हैं, उसी साल की क्वांटिटी। तो साल जैसे जैसे चेंज होगा तो प्राइसेस भी क्या होंगे? चेंज, क्वांटिटी भी क्या होगी? चेंज। तो कहने की बात क्या है? कहने की बात यह है जो नॉमिनल नेशनल इनकम है उससे दोनों पे इफेक्ट पड़ता है, प्राइसेस से भी और क्वांटिटी से भी। जबकि जो रियल नेशनल इनकम है इसके अंदर प्राइस क्या रहते हैं? कांस्टेंट, क्योंकि हम हमेशा क्या लेते हैं? बेस ईयर के प्राइस। चाहे हम 2018 की रियल नेशनल इनकम निकालें, चाहे 19 की, चाहे 20 की, चाहे 21 की, हमेशा प्राइसेस क्या रहते हैं? सेम। तो ये सिर्फ तभी चेंज होती है जब किस में चेंज आता है? क्वांटिटी में। अगर हर साल क्वांटिटी क्या है? सेम ही है, तो रियल नेशनल इनकम भी हर साल क्या रहती है? सेम। तो दूसरा जो डिफरेंस है वो बहुत ही बारीक था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए कि जो नॉमिनल नेशनल इनकम है वो प्राइस की वजह से भी चेंज हो जाती है और क्वांटिटी की वजह से भी चेंज हो जाती है, क्योंकि टाइम के साथ साथ प्राइसेस चेंज होते रहते हैं और हम करंट ईयर के प्राइस ले रहे हैं। जबकि जो रियल नेशनल इनकम है वो सिर्फ क्वांटिटी की वजह से चेंज होती है। क्यों गाइस? क्योंकि यहाँ पर प्राइस क्या रहते हैं? कांस्टेंट। ये सिर्फ तभी चेंज होगी जब क्वांटिटी में चेंज आएगा। ओके थर्ड, ऑल्टरनेटिव नेम, ये बहुत इजी है, इसे नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस भी कहा जाता है, जबकि इसे नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस भी कहा जाता है। इसमें कोई इतना मसला नहीं है। फोर्थ और लास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए गाइस इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है जब हमारा नेशनल प्रोडक्ट बढ़ता है, जब हमारी क्वांटिटी बढ़ती है। ओके तो नॉमिनल नेशनल इनकम किसकी वजह से चेंज हो जाता है? प्राइसेस की वजह से भी, क्वांटिटी की वजह से भी। तो मान लीजिए क्वांटिटी तो सेम रही 19 में भी 20 में भी, लेकिन प्राइस बढ़ जाए तो नॉमिनल नेशनल इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। जबकि जो हमारी रियल नेशनल इनकम है वो सिर्फ कब चेंज होती है? जब प्राइसेस में चेंज नहीं आता। बेसिकली प्राइसेस तो क्या रहते हैं? सेम ही रहते हैं। जब किस में चेंज आता है?
क्वांटिटी में, तो हम कह सकते हैं अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चेक करनी है देश की, तो ये सिर्फ किसकी वजह से बढ़ती है, क्वांटिटी की, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी किस में मेजर होती है, क्वांटिटी में। तो सिंपल ये ज़्यादा बेटर इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ की रियल नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि प्राइसेस से अफेक्ट नहीं होती, ये सिर्फ तभी बढ़ेगी जब हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी कि जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जबकि ये सिर्फ प्राइसेस की वजह से भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर क्वांटिटी सेम भी रहे, प्राइस बढ़ने की वजह से नॉमिनल नेशनल इनकम बढ़ जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं इट इज़ नॉट अ गुड टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, इट इज़ अ बेटर टूल टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। इसी के साथ हमारा डिफरेंस क्या हो जाता है, खत्म। सो गाइज, हमारा ये टॉपिक तो ख़त्म हो गया, लेकिन हमारी आज की बात में एक छोटी सी बात रह जाती है कि देखिए गाइज, एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि विच वन इज़ बेटर, दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन सी है, रियल नेशनल इनकम या नॉमिनल नेशनल इनकम। देखिए गाइज, जवाब है, एनी गेसेस, पता नहीं, तो जवाब है रियल नेशनल इनकम। देखिए रियल नेशनल इनकम को ज़्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि गाइज देखिए ये बेटर इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ चेंज होती है क्वांटिटी की वजह से। इसको चेंज तभी किया जाता है, ये चेंज तभी होती है जब क्या होता है गाइज, जब क्वांटिटी चेंज हो। जबकि ये जो नॉमिनल वाली है ना, ये प्राइसेस की वजह से भी चेंज हो जाती है। मान लो क्वांटिटी तो रहे सेम, लेकिन प्राइसेस क्या हो जाए, बढ़ जाएं, तो हम खुश होंगे, यार हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई, कितना मज़ा आ गया। लेकिन गाइज ये तो क्या हुआ, ये तो सिर्फ प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन हुआ है, महंगाई बढ़ी है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ हुई। सोचिए आप, नेशनल इनकम इंडिकेटर कब होगी इकोनॉमिक ग्रोथ का, जब नेशनल इनकम बढ़ने के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं होता नॉमिनल में। नॉमिनल में अगर क्वांटिटी सेम भी है, ये तब भी क्या हो जाएगी, प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़ जाएगी। जबकि जो रियल वाली है, इसमें क्या है, ये सिर्फ चेंज तभी होगी, इसमें बदलाव तभी आएगा तो जब क्या होगा, जब क्वांटिटी चेंज होगी, जब क्वांटिटी पहले से इंक्रीज हो जाएगी। तो जवाब है रियल नेशनल इनकम इज द बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक और हमारी आज की क्लास दोनों ख़त्म होते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें।